हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग रघुवीर सहाय द्वारा लिखित रामदास कविता को पढ़ रहे हैं। मैंने इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा भी की है। एक प्रश्न है, रामदास कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखो, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे MCQ और SAQ जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। आने वाले समय में विभिन्न पाठों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। तो आज मैं जिस प्रश्न की चर्चा करने वाली हूँ वह है रामदास कविता का उद्देश्य या सारांश। खूब ध्यान से सुनिए और मन लगाकर पढ़िए। यह मेरी इच्छा है आप परीक्षा में खूब अच्छे अंक पाएं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको खूब अच्छी तरह से पढ़ना ही पड़ेगा। तो खूब मन लगाकर खूब ध्यान से पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें, क्योंकि आपको परीक्षा में तो अधिक अंक लाने हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स में यह पाया है कि बच्चों ने हिंदी में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मेरी यह शुभकामना है कि आप सभी खूब अच्छी तरह से पढ़ें और परीक्षा में सफलता को प्राप्त करें और हिंदी में अच्छे अंक भी प्राप्त करें। चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का यह विषय। रामदास रघुवीर सहाय। प्रश्न क्या है, देखिए, रामदास कविता का उद्देश्य या संदेश अपने शब्दों में लिखें, या रामदास कविता में निहित कवि के विचारों को अपने शब्दों में लिखें। तो देखिए, परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जो है किसी भी पाठ से पूछे जाते हैं, चाहे वो रामदास पाठ हो या नौरंगिया शीर्षक कविता हो या फिर देश प्रेम कविता हो। तो किसी भी कविता को, कहानी को, नाटक को, एकांकी को जब आप पढ़ते हैं तो उसके उद्देश्य को भी आपको जानना चाहिए। तो यदि आप किसी भी पाठ का उद्देश्य या संदेश से संबंधित प्रश्नों को पढ़ते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो आने वाले समय में किसी भी पाठ से अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से सरलतापूर्वक लिख सकेंगे। तो हमेशा की तरह मैं हर बात को आप लोगों के समझ लिख कर प्रस्तुत कर रही हूँ, ताकि आप हर बात को अपनी कॉपी में लिखें, हर बात को समझते हुए पूरी बात को लिखते चलें। विशेषकर स्पेलिंग पर ध्यान भी दें, वहाँ कोई गलती नहीं चलेगी। बार बार लिखने का अभ्यास कीजिए, बार बार राइटिंग लिखिए, 2-3 पन्ना रोज राइटिंग लिखिए। तो अब उत्तर देखिए कि रामदास कविता का क्या उद्देश्य है, कवि के किन विचारों की अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। देखिए उत्तर, रघुवीर सहाय जी ने रामदास शीर्षक कविता में स्वतंत्रता पश्चात भारतवर्ष की राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण किया है। कवि ने रामदास के माध्यम से आम आदमी के दर्द, मध्यवर्गीय समाज की असहायता तथा कमजोरियों का चित्रण किया है। तो रामदास कविता में हम क्या पाते हैं, स्वतंत्रता पश्चात, यानी देश जब आज़ाद हुआ, कब, 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद की परिस्थितियों का यहाँ चित्रण मिलता है कि राजनीतिक सामाजिक दुर्व्यवस्था का यहाँ चित्रण किया गया है कि आम आदमी किस तरह से असहाय और कमजोर हो गया है। कवि ने बतलाया है कि वर्तमान समय में सामाजिक मूल्यों के क्षरण ने मनुष्य को संवेदन शून्य बना दिया है। यानी हम लोगों ने भी देखा है कि आज के समय में जो लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, या आप खुद को भी मान सकते हैं, हम सभी संवेदन शून्य हो गए हैं। कहीं कुछ भी घटना घटती है, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हम सब में जो है संवेदना का अभाव हो गया है, और इसके पीछे कारण भी है। जैसे कि एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि कभी ऐसा होता है कि आप रास्ते से जा रहे हैं और वहाँ किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो गई। अब आपके मन में सहायता करने की भावना जगती है, आप उस व्यक्ति को लेकर अस्पताल तक पहुंचाते हैं। वह व्यक्ति बेहोश है। अब क्या होगा? अब वहाँ पर चूंकि दुर्घटना का केस है, दुर्घटना हुई है, तो पुलिस केस हो गया।
और पुलिस जो है आपको परेशान करेगी। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है कि सहायता करने की इच्छा होते हुए भी आप सहायता नहीं कर पा रहे हैं। कहीं पर किसी की हत्या होती है, लोग देखते हैं लेकिन फिर भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? इस भय से कि कहीं उनके परिवारजनों की हत्या ना हो जाए। तो इस तरह का एक भय हम सभी के मन में है, और चूंकि हम एकजुट होकर नहीं रहते हैं, इसीलिए यह भय जो है हमारे ऊपर हावी हो जाता है। यदि हम एकजुट होकर रहें तो ये जो दुष्कृतियाँ समाज में फैली हुई है, ये जो अन्याय फैला हुआ है, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? विरोध कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में कोई भी व्यक्ति एकजुट होकर नहीं रहता है, सब अपने अपने में व्यस्त हो गए हैं। मनुष्य की संवेदन शून्यता का लाभ अराजक तत्व उठाते हैं। यही कारण है कि रामदास जैसे सामान्य व्यक्ति की हत्या दिन दहाड़े हो जाती है, पर सड़क पर इकट्ठी भीड़ मूक दर्शक की तरह हत्या का तमाशा देखती रहती है। तो ये जो अराजक तत्व है, ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि कोई किसी की सहायता नहीं करेगा। इसलिए रामदास जैसा एक साधारण व्यक्ति की जब हत्या होती है तो भीड़ है, वहाँ लोगों की जमघट है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इसका विरोध नहीं करता है, कोई रामदास की सहायता नहीं करता है, बल्कि मूक दर्शक यानी मौन होकर इस हत्या का तमाशा देखता है। कवि ने बतलाया है कि यदि हम एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो अधिनायकवादी ताकत अराजक तत्व हमें अकेले अकेले करके एक एक करके मार डालेगी, हमारा अंत कर देगी। तो कवि ने इसी बात को यहाँ बताना चाहा है। कवि का यही उद्देश्य है कि हमें एकजुट होकर रहना होगा। यदि हम एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो ये जो अराजक तत्व है ये हमें अलग अलग करके क्या करेगी? एक एक करके हमारी हत्या कर देगी। जैसा कि आप लोगों ने बचपन में भी कहानी सुना ही है कि एक किसान था जिसके 4 बेटे थे जो आपस में खूब झगड़ते थे। तो किसान ने अपने बेटे को समझाने के लिए क्या किया? उन सबसे कहा कि एक लकड़ी लेकर आए। सभी लकड़ी लेकर पहुंचते हैं और किसान ने क्या किया? उन चारों लकड़ी को मिलाकर एक रस्सी से बांध दिया और कहा इसे तोड़ने के लिए। तो किसान के बेटों ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह किसी से नहीं टूटा। इसके बाद किसान ने क्या किया? उस बंडल को खोला और प्रत्येक लकड़ी को अलग कर दिया और प्रत्येक बेटे के हाथ में देकर कहा अब इसे तोड़ो। तो देखा गया कि सारी लकड़ी जो है टूट जाती है, यानी उसके बेटे ने एक एक करके लकड़ी को तोड़ डाला। तो किसान ने अपने बेटे को क्या समझाना चाहा कि यदि तुम एकजुट होकर रहोगे तो क्या है, बाहरी शक्ति तुम्हारी कभी हानि नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि एकता में बल है। और यदि तुम अलग अलग रहोगे तो बाहरी शक्ति तुम्हारा अंत कर देगी एक एक करके। तो ठीक यही बात यहाँ पर भी है। हमारे विनाश का कारण क्या है? क्योंकि हम एकजुट होकर नहीं रहते हैं, हम अलग अलग होकर रहते हैं। हर व्यक्ति आज के समय में क्या हो गया? स्वार्थी हो गया, अपने आप में व्यस्त हो गया है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। कवि रघुवीर सहाय जी ने बतलाया है कि अराजक तत्व भ्रष्ट राजनीति का पक्ष न लेने के कारण ही रामदास की हत्या होती है। आज के समय में अगर आप भ्रष्टाचार का साथ नहीं देते हैं तो भी आपकी हानि हो जाती है। यानी समाज ऐसा भ्रष्ट हो गया है कि यहाँ पर कोई सत्य के साथ नहीं रह पा रहा है, सत्य के मार्ग पर नहीं चल पा रहा है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी ही हत्या कर दी जाती है, जिसका उदाहरण यहाँ कवि ने क्या दिया? रामदास को दिया है कि रामदास भी ऐसा ही व्यक्ति था। वह भ्रष्ट व्यवस्था के साथ नहीं था, उसके विरोध में जाने के कारण ही रामदास की हत्या हो जाती है। इसके साथ जो लोग इस हत्या को मौन और मूक दर्शक बनकर देखते हैं, उनका ही ये अधिनायक शोषण और दोहन कर पाता है। आज की भ्रष्ट व्यवस्था, कमजोर कानून व्यवस्था में अपराधी इतने बेखौफ और निर्मम हो गए हैं कि वे खुलेआम खुली सड़क पर दिन दहाड़े किसी की निर्मम हत्या कर देते हैं। उन्हें किसी का भय नहीं है। और समाज की व्यवस्था इस तरह से भ्रष्ट हो गई है कि जो अराजक तत्व हैं, जो लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, ऐसे लोग जो है बेखौफ हमारे समाज में घूमते फिरते हैं। उन्हें किसी का भय नहीं है, बल्कि जो अच्छे लोग हैं वे ही घर में छिपे बैठे हैं। यानी अराजक तत्वों का बोलबाला जो है पूरे समाज में इस तरह से फैल गया है, उनका दबदबा ऐसा फैल गया है कि लोग भय खाते हैं, लोग डरते हैं कहीं वो उनका अनिष्ट ना कर दे। आज की भ्रष्ट व्यवस्था में हर वह व्यक्ति मारा जाएगा जो इस खोखली व्यवस्था का विरोध करेगा। इसके साथ ही जो तटस्थ है, जो चुपचाप मूक दर्शक बनकर मौत का तमाशा देख रहा है, उसके जीवन की भी खैर नहीं है। कारण यह है कि कुव्यवस्था सुरसा के मुंह की तरह है जो हर साधारण जन को निगल जाएगी। तो आज की जो भ्रष्ट व्यवस्था में हर वह व्यक्ति जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जाता है, जो इसका विरोध करता है,
उसकी हत्या हो जाती है। और जो लोग यह सोचते हैं कि वे इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ नहीं जाएंगे, चुपचाप रहेंगे, मौन बनकर रहेंगे, तो उनकी भी खैर नहीं है। क्योंकि जब किसी के घर में आग लगती है तो उसकी आग जो है अगल बगल के घरों को भी जलाकर राख कर देती है। तो स्थिति ऐसी ही है। तो कवि ने यह बतलाया है कि जो लोग इस भ्रष्ट व्यवस्था का विरोध करते हैं उनकी तो खैर नहीं, उनकी तो हत्या हो जाती है। जो भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, भ्रष्टाचार का विरोध करता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो लोग मूक दर्शक बनकर इस भ्रष्टाचार का तमाशा देखते रहते हैं उनकी भी खैर नहीं, क्योंकि अराजक तत्व जो है वह इन सबको भी एक एक करके मार डालती है। यानी ये सारी कुव्यवस्था या ये अराजक तत्व जो है वो किस तरह से है, एक सुरसा के मुंह की तरह है। सुरसा राक्षसी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि हनुमान जी जब लंका जाने के लिए समुद्र लांघ रहे थे तो तभी जो है समुद्र के बीच से ही एक सुरसा नाम की राक्षसी प्रकट होती है और हनुमान को लंका जाने से रोकती है। तो वहाँ पर सुरसा ने क्या प्रस्ताव दिया कि यदि सुरसा के मुंह से हनुमान जी अपने आप को बचाकर निकाल ले तो सुरसा उसे लंका जाने देगी। और इसके बाद क्या किया, सुरसा ने हनुमान जी को निगलने के लिए अपने मुंह को बड़ा करना शुरू किया और उसके साथ ही साथ हनुमान जी भी अपना स्वरूप बड़ा करते गए। यानी हनुमान जी अपने स्वरूप को जितना बड़ा कर रहे थे सुरसा का मुंह भी उतना ही बड़ा हो रहा था, विराट हो रहा था। और उसके बाद अचानक से हनुमान जी ने अपना स्वरूप एकदम छोटा मक्खी के जैसा कर लिया और सुरसा के मुंह के अंदर घुसकर बाहर तुरंत निकल आए। और इस प्रकार सुरसा जो है शर्त हार जाती है। तो सुरसा के मुंह के तरह इस भ्रष्टाचार को, व्यवस्था, अराजक तत्व को बतलाया गया है। कवि ने सड़क पर पड़ी रामदास की लाश को लोकतंत्र की लाश बतलाया है। लोकतंत्र की लाश इसलिए बताया गया है कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए ये जो शासन व्यवस्था है वही है लोकतंत्र। लेकिन इस जनता के शासन में ही जनता की हत्या हो रही है, तो ये क्या हो गया? लोकतंत्र की लाश ही है। कवि का कहना है कि आम जनता को चाहिए कि वे नेताओं के बहकावे में न आए, बल्कि एकजुट होकर आपस में मिलकर भ्रष्ट सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का विरोध करें। क्योंकि यदि हम सब एकता के सूत्र में नहीं बंधे तो यह भ्रष्ट व्यवस्था हम सबका एक दिन अंत कर देगी, हमारी निर्मम और नृशंस हत्या कर देगी। हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि हमने भी किसी की रक्षा नहीं की। अतः इस विकट परिस्थिति को समाप्त करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर मिलकर भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बतलाया कि जैसे कि आपके मोहल्ले में अगर किसी एक के घर में आग लग जाती है और सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं कि चलो मेरे घर में तो आग नहीं लगी है, जिसके घर में आग लगी है वो समझेगा। तो यहाँ पर आपको सावधान होने की आवश्यकता है कि आग जो है उसके घर से होकर के मोहल्ले के किसी भी घर में फैल सकती है, उसके घर में को भी जला सकती है। तो आपको यहाँ पर सावधान होने की आवश्यकता है कि जिसके घर में आग लगी है उस घर की आग जो है अगल बगल वाले के घर में भी लग सकती है और इस तरह आग जो है पूरे मोहल्ले को भी जला सकती है। तो आप सबको क्या होना होगा, यहाँ पर सावधान होना होगा, उस घर में लगे आग को बुझाना पड़ेगा, यानी एकजुट होना पड़ेगा। ठीक आज की व्यवस्था भी ऐसी ही है, जिस भ्रष्ट व्यवस्था में लोगों की निर्मम हत्या हो रही है, जो सत्य का विरोध करते हैं उसकी हत्या हो जाती है। तो हमें क्या करना होगा, इसका विरोध करना होगा, ताकि हमारे समाज में जो अच्छे लोग हैं, जो सच्चाई के राह पर चलना जानते हैं और चल भी रहे हैं, उनको समर्थन मिले, उनका बोलबाला हो, न कि बुराई का बोलबाला। तो बुराई को समाप्त करने के लिए हमें अच्छाई के साथ रहना होगा, अच्छाई का साथ देना होगा। तो रघुवीर सहाय जी ने इसी बात को बतलाना चाहा है कि रामदास जैसे एक सच्चे व्यक्ति की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करती। अगर भीड़ एकजुट होकर के उस हत्यारे का विरोध करती, हत्यारा को पकड़ती, तो रामदास की जान बच सकती थी, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया। तो कवि का यही उद्देश्य है कि हमारे सामने अगर समस्या आती है तो हमें एकजुट होकर उस समस्या का सामना करना चाहिए, तभी हम जाकर के उस समस्या पर जीत हासिल कर सकते हैं, जीवन को अच्छा बना सकते हैं, पूरे समाज को, पूरे देश को अच्छा बना सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह विषय कि रामदास शीर्षक कविता का उद्देश्य क्या है यह आपको भलीभांति समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी जरूर करें। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई तो कमेंट भी अवश्य करें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मिलती हूँ एक नए वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।